हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी मुगल एम्पायर की डिस्कशन को। और जो एब्रीविएशन हमने बनाई थी मुगल एम्परर्स को, मेजर मुगल एम्परर्स को याद रखने के लिए, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है और सिर्फ बाबर से स्टार्टिंग नहीं है। भाजसा, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। वैसे एकदम अगर मैं लास्ट पूछूं, बिल्कुल लास्ट, तो कौन? शालम शालम टू था, अच्छा। बहादुर शाह जफर टू, ठीक है। दाढ़ी पकड़ के खींच के लेके जाते हैं ना उसे, रंगून, और उसके बेटे को गोली मार देते हैं वो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो बात करते हैं सबसे पहले बाबर की। 1526 से लेकर 1530 तक। अब इसको ऐसा मत समझ लेना शाइनी कि ये 4 साल, ये 4 ही साल जिया है ये, ठीक है। इतना कुछ नहीं कर सकता 4 साल में। ये इनके रूल की बात है, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी का ही वैसे फॉल्ट है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर वो मयूर क्या करते हैं कि कभी तो पूरा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ डेथ तक। कभी कभार सिर्फ जो रूल्स होते हैं वो वहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 1526 की। 1526 के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट करा। और इब्राहिम लोदी के जो अफगान सपोर्टर्स थे, और जो दिल्ली पे बैठी हुई इसकी सत्ता को अनस्टेबल बना रहे थे, उनको, इन सबको लोगों को उसने हराया। स्पेशली इब्राहिम लोदी की बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। उसके बाद और कॉन्ट्रीब्यूशंस बाबर के, इसने राणा संघ को डिफीट करा, राजपूत रूलर्स को डिफीट करा, और जो उनके साथ जो मिले हुए लोग थे, इन द बैटल ऑफ खनुआ, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था बाबर ने, बैटल ऑफ खनुआ लड़ा था। 1528 में बाबर ने लड़ा था बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। और चंदेरी बैटल के अंदर बाबर ने राजपूत को डिफीट करा था। और ऐसे करते करते बाबर ने दो मेजर जगह को अपना सेंट्रलाइज्ड एरिया ऑफ कंट्रोल माना था, एक आगरा और दूसरा दिल्ली। मरने से पहले इन दो एरियाज पे अच्छा खासा कंट्रोल आ चुका था मुगल एम्पायर का, बाबर की वजह से, ड्यू टू वेरियस बैटल्स जो कि सक्सेसिवली 3 ईयर्स तक लड़े गए अलग अलग जगह पर। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनुआ, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। उसके बाद भाजसा के कंटेक्स में बी हमारा कवर हो गया है। बात करते हैं एच की। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक इनका रूल रहता है। उसके बाद आपको यहां पर ना एक वैक्यूम दिख रहा है 15 साल का। 1555 से लेकर सिर्फ एक ही साल 1556, ये जो वैक्यूम है ना 15 साल का, कि 41 से लेकर 54 तक क्या हुआ, ठीक है। देखते हैं इस चीज को। हुमायूं ने अपनी जो इनहेरिटेंस है वो डिवाइड करी अपने फादर के विल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग और हुमायूं का बाप कौन? बाबर, ठीक है। पिताजी ने जो कहा था कि सब भाई मिल बांट कर प्रॉपर्टी को एंजॉय करना, तो इसने वही करा, कोई चालाकी नहीं करी। सारे भाइयों को इसने एक एक प्रोविंस दे दी। लेकिन इसका एक भाई था, मिर्जा कमरान, ठीक है, जो हुमायूं के अफगान कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है। उनके साथ जाकर ये मिल गया। शेर खान ने हुमायूं को डिफीट करा एट बैटल ऑफ चौसा 1539 में, एंड बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में। और हुमायूं को भागना पड़ता है, शरण लेनी पड़ती है ईरान में। ईरान में, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, ये रूलर्स थे सफाविद रूलर्स ऑफ ईरान। ये काफी अच्छे दोस्त थे मुगल खानदान के, फैमिली फ्रेंड। हुमायूं ईरान में सफाविद शाह क्या जाकर शरण लेता है। हुमायूं का मतलब होता है पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज लकी, जिसको सब कुछ मिले।
अल्लाह का प्यारा, बहुत लकी इंसान। लेकिन हुमायूं के बारे में हिस्टोरियंस एक बात कहते हैं कि इसका नाम ना गलत टाइम पे रखा गया है, क्योंकि जो इसके नाम का मीनिंग है ना, वैसी जिंदगी नहीं बिता पाया, बेटे से बचपन से दूर रहा, सब कुछ होने के बाद ना जब आता है वापस, ठीक है, 1555 में जब सारी चीजें सेटल हो जाती हैं, अगले साल ही इसके साथ एक एक्सीडेंट होता है, आई थिंक पैर स्लिप होता है, कुछ ऐसा होता है इसके साथ, और ये इसी की बिल्डिंग में एक एक्सीडेंट होता है इसके साथ, और ये वहां से सीढ़ी वीढ़ी फिसल कर ऐसा कुछ होता है इसके साथ, मर जाता है ये। यानी कि जिंदगी भर मतलब मुशक्कत करता रहा, स्ट्रगल करता रहा। मुझे आपसे ये जानना है, ये जो 15 साल का जो वैक्यूम आया, इस पे कौन रूल कर रहा था? नहीं नहीं, अरे मतलब हिंदुस्तान की सत्ता पर कौन काबिज था इस टाइम पर? मुगल एम्पायर कॉन्टिन्यूसली रूल में नहीं था, यानी कि मुगल एम्पायर को यहाँ पर थोड़ा सा वैक्यूम सहना पड़ा। मुगल एम्पायर इस टाइम पर नहीं है इन 15 सालों में यहाँ पर। मुगल एम्पायर तो तब होगा ना शायनी जब एम्परर होगा, एम्परर ही भाग गया ईरान तो। वेरी गुड, वेरी गुड। सुर डायनेस्टी यहाँ पर आ गई थी, शेर शाह सूरी। क्या कह रहे हो दिवजोत? वो तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानी, हाँ भी आ रहे, उसी पे आ रहे हैं, आ रहे। अकबर सिर्फ 13 साल का था जब ये एम्परर बना, ठीक है। अकबर का जो टाइम पीरियड है, वैसे तो यहाँ पर देखो अभी ये सिर्फ इतने से तो आप भी जानते हो यार, आप भी इतने भोले तो हो नहीं कि सिर्फ हम इसको पढ़ जाएं और हमारा काम बन जाए। यूपीएससी में जो जिंदा मरे हुए लोग हैं ना, वो यही सोचते हैं यार, अब हिस्ट्री से ज़्यादा क्या ही पढ़नी, कितनी भी पढ़ लो कवर तो होती नहीं है, तो हम यही पढ़ जाते हैं, इसी पे कमांड बना लेते हैं कम से कम। कि जितना दे रखा है आवर पास 2 में मेडिवल हिस्ट्री, बस मेडिवल हिस्ट्री इतनी हो जाएगी, एंशंट कट जाते हैं आवर पास 1, मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम है ही। अप्रोच गलत कितनी कि मतलब और भी जगह से देखा जा सकता है एंशंट और मेडिवल को, और अच्छा खासा रिटर्न है इसका, काफ़ी ज़्यादा, वो देखना नहीं है। और स्पेक्ट्रम को अवॉइड करा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आवर पास 3 की एनसीईआरटी से मिलेंगे जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो लोग पढ़ना नहीं चाहते, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम पे जाओ। पोर्चुगीज केम टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बस उनको ये सुनवा दो स्पेक्ट्रम से, बस दिल खुश, क्वेश्चन चाहे भले ही ना कर पाए। इसके टाइम पीरियड को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करा जाता है। आप ऐसा मानो कि आपका बेस है, बस ये चैप्टर खत्म होने के बाद डायरेक्टली, जैसा कि हम एक मिरर इमेज देखते हैं, 7th क्लास की तमिलनाडु की बुक पर जाएंगे और फिर देखेंगे मुगल एम्पायर वहाँ से पूरा का पूरा। लेकिन चलो देख लेते हैं जितना यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले 1556 से लेकर 1570 तक। 1556 में क्या हुआ? और क्या लड़ा इसने? बैटल ऑफ पानीपत। ये कहना थोड़ा सा एग्जैजरेशन होता है दिवजोत के अकबर ने लड़ा, अकबर ने नहीं लड़ा, इनके जो केयर टेकर थे, ठीक है, खान बाबा, जिनका नाम था बैरम खान, इनके पापा के टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे, जब वो ईरान और इधर उधर भाग रहे थे ना, तो बैरम खान और बैरम खान की वाइफ ने मिलकर अकबर को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था। चाहते तो मार के, जब सिचुएशन ठीक हो गई थी। और हुमायूं भी देखो ना, जब एक साल भी पूरा नहीं रह पाया बेटे के साथ, गिर गया बिल्डिंग से, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। बैराम खान को एक टाइम लगता कि बेटा वहां देखो ना जरा, देखो देख चिड़िया कैसे उड़ रही है, और गर्दन उड़ा देता पूरी, और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेता। लेकिन नहीं करा उसने ऐसा, ठीक है। 1556 जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, वो बैरम खान की अध्यक्षता के अंदर लड़ा गया, और बैरम खान और अकबर के सामने जो उनके विरोधी, जो अपोनेंट फोर्स थी, उसका लीडर कौन था जिसको मारा गया था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन मुगल्स वर्सेस हेमू। हेमू की आंख में मारा जाता है तीर, और हेमू खत्म, ठीक है। अब होता क्या है,
इसका रूल देख रहे हो, 14 साल पहला फेज बताया गया है, 1556 से लेकर 1570। आपका कोई दिमाग ठीक है? अकबर से इंदिरा गांधी, ये कहाँ आ रहा है टॉपिक ये? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी, लेकिन क्या शुरू शुरू में शायनी वो रियल फॉर्म में प्रधानमंत्री शिप को एंजॉय कर पा रही थी क्या? चैलेंज कौन था इंदिरा गांधी के सामने? सिंडिकेट। सिंडिकेट कौन होते हैं? सीनियर लीडर्स। सीनियर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। और इंदिरा गांधी को क्या समझते थे? गूंगी गुड़िया, डम डॉल। बस ये कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर दो, आपका कंसेप्ट खत्म। अकबर छोटा सा था। अब बैरम खान को ना थोड़ा सा प्राउड आने लगा, या इसका जो और भी जो स्टाफ था, मतलब कि अकबर तो निब्बा है अभी, हमने मारा नहीं है, छोड़ दिया इसको, पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, कुछ भी कर सकते थे हम इसके साथ, छोड़ दिया, एम्प्रर बना दिया, सुल्तान बना दिया, तो हम इसको अपने इशारों पर नचा सकते हैं। गद्दी पर बैठेगा ये, हमने अल्लाह की नजरों में अपने आप को बुरा भी नहीं बनवाया, लेकिन अब इसे नचाएंगे अब हम लोग। अकबर थोड़ा सा बड़ा होता है जब सद्बुद्धि उसकी डेवलप होती है, जब वो 90 से पूरा एक प्यूबर्टी स्टेज से होते हुए गुजरता हुआ एंटर करता है एडोलेसेंट एज में, तो वो ना बहुत तंग आ चुका होता है। बैरम खान बहुत कुछ कहता है, तो एक बार गुस्सा करता है अकबर उस पर। खान बाबा, हम आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, आप कृपया ये सल्तनत, ये देश छोड़कर चले जाएं। एक कन्फ्लिक्चुअल शब्दों की लड़ाई होती है दोनों के बीच में। अकबर इतना केपेबल हो गया होता है कि उसके एक इशारों पर उसकी आर्मी बैरम खान की गर्दन धड़ से अलग कर देती थी, लेकिन फिर भी बैरम खान अकबर की इज्जत रखता हुआ जाता है। बैरम खान का कोई दुश्मन होता है बेचारा, जहां जाता है रास्ते में उसे कोई मार देता है, लेकिन अकबर बैरम खान के बच्चों को और उसकी बीवी को ये कहता है कि कोई बात नहीं, आप हमारे बिल्कुल पिताजी जैसे हैं, और उनको बहुत इज्जत के साथ रखता है। अकबर की हम लोग हरम की पॉलिसी पढ़ेंगे। हरम क्या होता है, मतलब जब ये जनरली ये वाला वर्ड आता ही मुसलमान रूलर्स के साथ ही एसोसिएटेड है मध्यकालीन भारत के अंदर, मेडिवल इंडिया के अंदर, लेकिन व्हाट इज हरम? जब युद्ध में आप अपने शत्रु की सेना पे क्या कहते हैं, हावी होकर जीत जाओ, उसको मार डालो, उसकी घर में, उसके एम्पायर में, उसके रीजन में जितनी भी औरतें होंगी, सबको उठा उठा के लाकर जहां पर रखोगे, वो जगह होती है हरम। कैप्चर्ड वुमेन, कॉन्कर्ड वुमेन, या जो मुझे पसंद आ गई। अकबर लेकिन एक चीज में बढ़िया था, ये वाली बात मैंने आपसे कहीं और भी करी थी, दिल्ली सल्तनत में आई थिंक करी थी मैंने आपसे। अकबर क्या कहता था अर्पित? कहता था देखो युद्ध के अनुसार ना, जब जैसे औरतों को उठा के ले आया अर्पित, मान लो अकबर, ठीक है, हरम में रखा हुआ, हरम मतलब एक कमरा, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के बाद ये कहता था देखो आप लोग मुझे कोसना मत, मैंने युद्ध पूरे नियमों से लड़ा है, युद्ध में मैं भी मर सकता था जैसे आपके शौहर मर गए, कहता ये युद्ध की नीति है, लेकिन अगर आप लोग ये देखते हुए आए हो कि आपके साथ यहां पर दुर्व्यवहार होगा, मैं रोज रात को आपको कमरे में बुलाऊंगा, मैं कहूंगा वो येलो वाली, पिंक वाली, जिसने मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई है, जिसने चेरी लिपस्टिक लगाई है, इसको सजाकर भेजो, इसको पद्मावती बनाओ, इसकी वैक्सिंग करवाओ, इसको कैराडवानी बनाकर मेरे कमरे में अंदर भेजो, तो वो कहता है कि मैं आपसे कुछ शकीरा शकीरा कुछ डांस नहीं करवाने वाला, ना ही लैला में लैला करवाने वाला हूं मैं आपसे, ना ही मैं आपको टच करने वाला हूं। इतिहास के अंदर काफी ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है अकबर, वो अलग बात है, 3 बीवियां थी। जोधा को भी कभी फोर्स नहीं करता सुहागरात मनाने के लिए इनिशियल डेज में, जब वो कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि इसके साथ जोधा की जो मैरिज थी
वो उस टाइम के सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से हुई थी। एंड जोधा के दिल में ये नहीं बस सकता था कि जोधा नहीं चाहती थी कि कोई उसको छुए ऐसा। शौहर हो गया तो क्या हो गया, गैर मर्द है और ये पिताजी ने अपने फायदे के लिए करवाई है मेरी शादी। देखेंगे हम इस पूरी कहानी को, लेकिन मैं नहीं टच करने दे सकती। धीरे धीरे करके इतनी कंफर्टेबल होती है जब वो अलाउ करता है अकबर उसे कि तुम कृष्ण मंदिर बनवाओ, जैसी पूजा करनी है करवाओ। हफ्ते में एक दिन मना करता है कि गोश्त नहीं पकाया जाएगा राज्य के अंदर घर में। और ऐसा मुसलमान रूलर जो कि उस टाइम पर शहनशाह हिंदुस्तान है, वो जब इतना अहम कदम उठाता है तो जोधा भी फिर जब उससे प्यार करने लग जाती है, पहले तो टच करने को रेडी नहीं, फिर क्वालिटी टाइम से रुकने को रेडी नहीं जोधा। तो जाते जाते फिर उसे गिफ्ट भी देती है, मतलब दुनिया से जाते जाते एंड के फेज में अपना नाम हरकाबाई भी कर लेती है, मुसलमान नाम अपना लेती है। फिर वो भी नमाज करने लग जाती है, जैसे ये मंदिर आता था उसके लिए, रोज पूजा में प्रसाद वो लेता था। अकबर एक इंडिपेंडेंट, मतलब अकबर को जो जितना उकसाया जाता है, जब वो बड़ा होता है तो वो इंडिपेंडेंट बनता है। जैसे इंदिरा गांधी सिंडिकेट को साइड करके बनती है, अपने रीजेंट से, अपने कमांडर से, बैरम खान से जो कि उनके खान बाबा थे, और दूसरे मेंबर्स ऑफ ए डोमेस्टिक स्टाफ जो कि काफी ज्यादा हावी थे। मिलिट्री कैंपेन्स अकबर इस टाइम पे लॉन्च करता है अगेंस्ट सूरीज। ये सूरीज कौन है? शेरशाह सूरी वगैरह। लेकिन एक चीज अच्छी है अकबर की, जिसके बाप को 15 साल जुदा रहना पड़े अपने बेटे से, अकबर ने ये चीज देखी कि मेरा बाप शेरशाह सूरी की वजह से दूर रहा मुझसे। अकबर लेकिन उसके उससे नफरत नहीं करता। ये हम कैसे कह सकते हैं? अकबर एक टॉलरेंस वाला एक रूलर था। ये हम किस लिहाज से कह सकते हैं? क्योंकि शेरशाह सूरी की बड़ी सारी पॉलिसीज को क्या अकबर ने, मयूर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनाया? बिल्कुल अपनाया। अब एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये वाली बातें जो मैं माइन्यूटली आपसे करता हूं, ये फालतू बातें नहीं होती हैं। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन आपको कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा सकता है आपका एग्जाम में, अगर आपको पहले से कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। 2017 का मेंस का क्वेश्चन सोसाइटी के अंदर पूछा गया, लेकिन यही हिंट देता है एग्जामिनर आपको कि जीएस पेपर 1 के अंदर बेटा पूछा जा रहा है, तो उसको सोसाइटी का क्वेश्चन ना मानकर ये भी सोचो कि जीएस पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री भी है, और हिस्ट्री के अंदर एंशियंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री है, प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस है, प्लस कंटेम्प्रेरी चीज़ें भी चल रही हैं। क्वेश्चन देखो, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but it is also playing an important part at the present। यहां पर आपको एंशियंट से लेकर कंटेम्प्ररी तक 150 वर्ड्स के अंदर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये चीज आपको इलेबोरेट करनी है, इस क्वेश्चन को ये दिखना है, और यहां पर बात करनी है आपको स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस की एंड लव की। ये चीज अकबर की टॉलरेंस नहीं दिखा रखा, और यहां पर तो आपको भर भर के एग्जांपल्स यूज करने पड़ेंगे कि कौन से रूलर्स के टाइम पर, क्या टाइम पर आपको यहां पर, जैसा कि हमेशा बोलता हूं ना, पिलर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन प्लस मौर्यन एम्पायर प्लस गुप्ता एम्पायर प्लस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्लस विजयनगर एम्पायर प्लस मुगल एम्पायर प्लस दिल्ली सल्तनत प्लस भक्ति एंड सूफी प्लस कुछ कंटेम्प्ररी चीज़ें। अब चाहे डायग्रामेटिक फॉर्म में लेकर आओ, चाहे टेबुलर फॉर्म में लेकर आओ, चाहे बादल बनाओ, चाहे लाइनें लिखो, स्पेस तो सिर्फ 2 ही पेजों का है। और ये आपको एंशियंट से लेकर, बोल रखा है उसने, टोन देखो, फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स इट इज प्लेइंग रोल टिल प्रेजेंट। 2 चीज़ों पे फोकस करना है, मतलब कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव। कुछ भी याद ना आ रहा हो तो ये चीज़ें क्या काम की नहीं है क्या? अगर हम इतना सोचे, अगर मयूर बैठ के कि अकबर ने टॉलरेंस ही तो था सिर्फ, क्यों अपनाएगा कोई किसी को, किसी के बाप को जिसने खदेड़ फेंका हो, हिंदुस्तान से 15 साल दूर रहा हो, क्यों उसकी पॉलिसी को कोई अपनाएगा? पर्सन का ईगो बीच में आ जाएगा ना इस चीज़ को अपनाने के लिए तो। लेकिन अकबर ने अपने आप को शांत करके ये सोचा कि चीज़ तो अच्छी है,
तो अपनाने में क्या दिक्कत है? ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसलिए वर्ड टू वर्ड एनालिसिस मुझे बेस्ट लगती है। भागने वालों का पीडीएफ में नाम तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम तो बेटा आपको दोबारा देना पड़ेगा। आईएएस आईपीएस आईआरएस तो नहीं बनने वाले, ये तो मुझसे लिख कर ले लो जो भागता है इस प्रिपरेशन के अंदर ये। लेकिन एक गारंटी एक और है इसके साथ साथ, इस नेगेटिव टोन के साथ साथ एक पॉजिटिव टोन ये भी अटैच करना चाहूंगा। जिसके अंदर पेशेंस है और जो इस अप्रोच से चलता है, उसका सिलेक्शन अगर वो एंड टाइम तक टिका रहा ना, साल तो भाई साहब ब्रह्मा विष्णु महेश डिसाइड करेंगे, लेकिन हो जरूर जाएगा और लवासना उसके लिए दूर नहीं होगा, ये गारंटी है। ये एग्जाम क्योंकि डुएबल है, बातें कोई जितनी मर्जी कर ले। अब आपको लग रहा होगा हवाइयाँ बातें, फिर अगर मैं ये कह दूँ तो फिर ये भी तो फिर आप कहोगे ये तो नेगेटिव बात है कि कुछ भी कर लो प्रेम से किसी का होता ही नहीं है। अब क्या नहीं होता किसी का? क्या मैं ये कह सकता हूँ मयूर, एक बार बताना शाइनी, मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग प्रेम्स और मेंस निकालते हैं सारे लक फैक्टर के बेसिस पे निकालते हैं, लोग बिना पढ़े आईएएस बन जाते हैं। यही तो चीज़ है कि हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट पोस्ट कभी कोई ये नहीं बोल सकता, और यहीं पर सरस्वती सबसे ज़्यादा उसकी कदर होती है। देखो कि कोई कभी ये नहीं बोल सकता कि मैं आईएएस बिना पढ़े बन गया, मैं आईपीएस बिना पढ़े बन गया, नहीं भाई। और इस एग्जाम के लिए बेशरम आपको बनना पड़ता है कि लोग आपसे कहते हैं अब 27 के हो गए, 28 के हो गए, कुछ और कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उनको बोलो तो जहाँ तक बात है शादी की, उनको बोलो कोई बात नहीं, ज़रूरी है कि सिंदूर लगा के घर पे ही लाऊं, बाहर सिंदूर लगा रखा हो तो तुम्हें पता है क्या? तो यहाँ पर मिलिट्री कैंपेन्स पर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। और इसका एक हाफ ब्रदर कौन होता है? हाफ ब्रदर कौन होता है? ठीक है, भाई होता है इसका मिर्जा हकीम, उसको उसके रिवोल्ट को शांत करता है एन उज़्बेक्स, ठीक है, जो कि हावी थे शुरू से इनके खानदान पर, नदरबट्टू की तरह बैठे हुए थे जो। 1568 में सिसोदिया जो कैपिटल थी चित्तौड़ की, इसको छीन लिया जाता है अकबर के द्वारा। एंड इन 1569 रणथंभौर को भी। ये हो गया अकबर के जीवन का पहला फेज। दूसरा फेज, हाँ, जहां पर भी चित्तौड़ और ये सब वर्ड आपको देखें, सारे के सारे राजपूत राजस्थानी रूल्स। 1570 से 1585 अगले 15 साल कैसे मिलिट्री कैंपेन्स अकबर के द्वारा लॉन्च करे जाते हैं गुजरात में, और इसके साथ साथ कुछ कुछ कैंपेन ईस्ट के अंदर, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर और उड़ीसा के अंदर, ठीक है। यहां पर लेकिन इन कैंपेन्स को करते वक्त अकबर के सामने एक रिवोल्ट उत्पन्न होता है, एक रेबेलियन इन द सपोर्ट ऑफ मिर्जा हकीम। फिर से सप्रेस करता है लेकिन इसको मारता नहीं है मिर्जा हकीम, लेकिन फिर से हावी। 1585 से 1605 तक अकबर का एम्पायर एक्सपेंड करता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है उसका, कॉन्क्वेस्ट वगैरह की वजह से, कैंपेन की वजह से, मिलिट्री कैंपेन की वजह से। नॉर्थ वेस्ट में भी कैंपेन लॉन्च करे जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया एंशिएंट हिस्ट्री के पहले चैप्टर से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमारे देश का सबसे ज़्यादा पोरस फ्रंटियर है, हमेशा वो कुछ ना कुछ वहां पर लगा ही रहता है, शनि हावी रहते हैं वहां पे। कांदाहार को सफाविद रूलर से छीन लिया जाता है, इसके बाप को शरण दी थी, लेकिन वो ये देखो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ा था जब वो छोड़कर जा रहा था कि सफाविद ईरान का रिलेशन हुमायूं के साथ कैसा का था एंड हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अकबर, ठीक है। कुछ ना कुछ तो पहल करी होगी उन्होंने, बात ये है, ये हम पढ़ेंगे तमिलनाडु एनसीईआरटी में, डोंट वरी, ठीक है। कश्मीर को छीन लिया जाता है एज ऑल्सो काबुल ऑल्सो, और मिर्जा हकीम की डेथ के बाद, ठीक है। कैंपेन जो थे वो दक्कन में भी चलाए गए, ठीक है। इसके अलावा बेरार, खंदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर ऑल्सो एनेक्स्ड। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रूल अकबर जो था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि अपने बाप को इसने कितना कुछ मतलब कितना प्यार करा, लेकिन इसका जो बेटा था जहांगीर, प्रिंस सलीम कहते थे उसको, फ्यूचर एम्परर, इसने अपने बाप के खिलाफ रेबेलियन लॉन्च करा, ठीक है। और करता क्यों ना, क्योंकि मोहब्बत एक अंधी चीज़ होती है। सलीम वर्सेस किससे प्यार हो गया था उसको, वर्सेस कह रहा हूँ, सलीम लव्ड अनारकली। और ये कौन सी अनारकली है शाइनी? विच अनारकली? क्या कह रहे हो?
नहीं पता तुम्हें? अरे वही वाली जो डिस्को चली। पढ़ी है ये न्यूज़ किसी ने? हाँ ये रहा। मध्य प्रदेश के ही यहाँ मैंने बोला था ना। या ये है। यहाँ पर देखो, ये इनका घर पूरा इंटीरियर ये ऐसा है, बाहर से ये, अंदर से ये पूरा ऐसा। हम्म। ये देखो अंदर से। आशमा ऐसे किसी बंदे को फंसा यार, तू टाइम वेस्ट कर रही है इधर उधर। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू रहे दक्कन में अंडर शाहजहां। अफगान नोबल जो था खान जहान लोदी, इसने रेबल करने की कोशिश करी थी लेकिन शाहजहां की फोर्सेस ने डिफीट करा इसको सक्सेसफुली। कैंपेन्स लॉन्च करे गए थे शाहजहां के द्वारा अहमदनगर के खिलाफ, बुंदेलास को डिफीट करा और ओरछा को सीज कर लिया था। ठीक है, ओरछा कौन सी स्टेट में आता है वैसे? एमपी के अंदर। इन द नॉर्थ वेस्ट कैंपेन टू सीज द बल्क फ्रॉम उज्बेक्स, ये अनसक्सेसफुल रहे। कांदाहार खो दिया था, सफाविद ने वापस ले लिया था। ठीक है, 1632 के अंदर अहमदनगर को फाइनली एनेक्सेट करा गया और बीजापुर फोर्सेज जो थी उनसे एक शांति प्रस्ताव करके एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा गया। 1657 से 58 के बीच में क्या हुआ, इसके बेटों के बीच में झगड़े होते हैं सक्सेशन को लेकर। उनमें औरंगजेब विक्टोरियस इमर्ज होता है और उसके जो 3 भाई थे दारासिको, उसको मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। शाहजहां को औरंगजेब ने उसके बाद जब तक वो जिंदा रहा अपने बाप को काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया था आगरा के अंदर। तो देखो, जो जहांगीर ने अपने बाप के साथ करा, ठीक है, तो वही शाहजहां ने जहांगीर के साथ करा और वही औरंगजेब ने शाहजहां के साथ करा। अभी ऐसा कर्म है आशा में, ये रुकने नहीं वाला। ठीक है, हाँ बाबर की जो बातें हैं, जो उसका जो हम्बल नेचर है ना, हम्बल नेचर जो बाबर का, हाँ वो अकबर तक फॉलो हुआ, बाकी सब तो फिर ये हरामी थे बात के। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक, इसकी तारीफ तो आप लोगों ने सुनी होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट अहोम्स को डिफीट करा गया इन 1663, बट फिर से वो इसके सामने खड़े हुए थे इन 1680s। कैंपेन्स नॉर्थ वेस्ट में लॉन्च करे गए अंडर अगेंस्ट द यूसुफजाई और द सिख, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल तो रहे लेकिन थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, टेम्पररी खुशियां इसको मिल जाती थी लेकिन बाद में दोबारा शत्रु खड़े हो जाते थे इसके सामने। इसका फेज ऐसा रहा है। उसके बाद इंटरनल पॉलिटिक्स में जो राजपूत रूलर्स थे, जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा जो मुगल इंटरवेंशन है औरंगजेब के टाइम पर देखने को, दखल अंदाजी हमें देखने को मिलती है, स्पेशली मारवाड़ रीजन के अंदर, जिसकी वजह से उन लोगों ने रेबेल करना स्टार्ट करा। यानी कि अभी तक राजपूतों के रिश्ते काफ़ी अच्छे से जो अकबर के टाइम से होते होते अभी तक जो मेंटेन थे, औरंगजेब तक आते जाते वो खराब होने लग गए। उसके बाद मराठा चीफ जो थे शिवाजी, उनके खिलाफ जो कैंपेन्स थे, इट वॉज इनिशियली सक्सेसफुल, बट औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट करी थी, हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। अपने आप को फिर शिवाजी ने डिक्लेयर करा एज इंडिपेंडेंट किंग। ठीक है, और मुगल्स के खिलाफ फिर से कैंपेन चलाए उन्होंने। पहले शिवाजी मान गए थे शांति प्रस्ताव के लिए, लेकिन फिर ये औरंगजेब का मुंह बंद नहीं रहता था कभी भी। अब वो झुकने वाले तो थे नहीं किसी के सामने, है ना। हमारे अंकिता जानती होगी इस चीज़ को, जय महाराष्ट्र। प्रिंस अकबर, ठीक है, ही रेबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब। अभी वो अकबर नहीं है शाइनी की आत्मा आ गई उसकी पुराने वाले अकबर की। ठीक है, अकबर 2 कहते हैं इसको वैसे जनरली।
ठीक है। एंड ही रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठास इन द डेक्कन सुल्तान, के बाप के खिलाफ बगावत करनी है, चलो। और ये देख रहे हो बेटा कितना बागी, जहां खानदान ने बिगाड़ी अपनी, वहीं जाके उसकी थाली में मुंह मार कर आया है। सफावे दरानी ये भी भाग, इन्होंने मतलब अड्डा बना रखा है इसको। अंकल मैं आऊंगा, कुछ भी बात हो गई तो दरवाजा खुला रखना। तो आफ्टर द अकबर्स रेबिलियन, ये यहां पर कौन से अकबर की बात हो रही, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। औरंगजेब के आफ्टर द अकबर्स रेबिलियन, औरंगजेब ने अपनी आर्मीज भेजी अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत, डेक्कन सुल्तान जो कि वो मिल गए थे इसके साथ। बीजापुर को एनेक्स करा गया इन 1685, गोलकोंडा को 1687 के अंदर। 1698 से औरंगजेब ने पर्सनली कैंपिंग मैनेज करे डेक्कन के अंदर अगेंस्ट द मराठास, जिन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट करा था। गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, अटैक करो छुप गए, अटैक करो छुप गए, अटैक करो छुप गए, धीरे धीरे करके शत्रु को वीक करना है, ठीक है। औरंगजेब को रेबिलियन नॉर्थ इंडिया में भी सहन करनी पड़ी, सिखों की, जाटों की और सतनामीज की, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अहोम्स की, और डेक्कन के अंदर मराठास की। इसकी डेथ के बाद सक्सेशन कन्फ्लिक्ट्स हुए थे इसके बेटों के बीच में, लेकिन इसके बाद मुगल एम्पायर का काइंड ऑफ गिरना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये कहोगे कि कुछ कुछ चीजें समझ में आई, कुछ कुछ चीजें ना हौच पौच नेचर से गई हैं। देखो ये एनसीईआरटी का ये जो बॉक्स है ना, काइंड ऑफ जो आपको चिट्ठा दे रखा है ऐसा बनाकर, ये इसी नेचर का है। मैं इसलिए आपसे बोलता हूं हमेशा, ये चीज इस बात को दिखाती है, दे रखा था मैंने पढ़ा दिया एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर, लेकिन ये ईयर, ये डेट, किसने किसको हराया, कौन चैलेंजेस थे, किसने अपने बाप की लेगेसी को कंटिन्यू रखा, क्या ईयर थे, ये कभी आपको याद नहीं होने वाले जब तक आप एक कहानी की फॉर्मेट में इसे ना पढ़ो। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन और श्री कृष्ण के कैरेक्टर को पकड़कर महाभारत की स्टोरी कभी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन पूरी महाभारत की कहानी को पढ़ने के बाद ये बताना कि पांडव कौन थे, अर्जुन कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, ये बहुत ईजी है। सिमिलरली ये वाला काम जो पूरे एक एक मुगल एम्परर की हिस्ट्री को डिटेल में खोदना, ये हम तमिलनाडु से करेंगे। उसके बाद ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है और इसके बियॉन्ड जाकर वो आपको और अच्छे से, बेटर क्लैरिटी से समझ में आएगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।